कैसे हैं साहब आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर होंगे। आज हम लोग फिर एक बार 20 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर के आए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल जो हम लोग 19 दिसंबर का करंट अफेयर का जो डेली वीडियोज़ डाले हैं उसको आप लोग देखे होंगे और हमें लगता है कि आपको पसंद भी आया होगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको लगता होगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण वो सेशन रहा था। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे हैं तो एक सवाल आप लोगों से किया जा रहा है, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अभी हाल ही में वाराणसी में जो ध्यान केंद्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी ऊंचाई कितनी फीट है। अगर आप जानते हैं, कल का वीडियो देखे हैं तो इसका जवाब ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अगर जो नहीं देखे हैं तो प्रयास करिए पहले उस वीडियो को देखने का, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो 20 दिसंबर का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसका पहला सवाल हम लोगों का होगा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है साहब? तो आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर इसका हो जाएगा 19 दिसंबर। आंसर इसका हो जाएगा साहब 19 दिसंबर। 19 दिसंबर हो जाएगा क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को 1961 ईस्वी को गोवा जो था ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। पुर्तगालियों से ये आज़ाद हुआ था, इसी वजह से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता। मतलब हम लोग आज़ाद 1947 में हो गए थे, लेकिन पुर्तगाली जो था उस समय तक भी 1961 तक भी गोवा में मौजूद था। तो सबसे बाद में, सबसे पहले आया भी पुर्तगाली और सबसे बाद तक रहा भी पुर्तगाली। कहने का मतलब सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था 1498 ईस्वी में। आपको पता है वास्को डी गामा जब भारत आया था उसके बाद से ही गोवा में आधिपत्य स्थापित हो गया था और उसके बाद सबसे लास्ट में गया भी तो सबसे पहले आने वाला भी पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाला भी पुर्तगाली। तो क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को ये भारत को सौंपा गया था तो इसीलिए करके इसे हम लोग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए साहब, बात आई गोवा की तो गोवा के पूछा जाएगा अगर सीएम कौन है तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रमोद सावंत। क्या बोलेंगे? प्रमोद सावंत इसके सीएम है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखना है कि गोवा में जो है मोरलेम जो है सो राष्ट्रीय अभयारण्य है, इस बात को याद रखेंगे। और इसके अलावा याद रखेंगे गोवा में पूछा जाएगा कि कौन सी महत्वपूर्ण नदी है और गोवा की राजधानी पणजी है और यह पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? याद रखिएगा, मांडवी नदी के किनारे। किसके किनारे याद रखना है साहब? मांडवी नदी के किनारे। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वही बात लिखा गया है कि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं, जो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब पिछली बार मनोहर लाल पारिकर जो मुख्यमंत्री थे और कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद प्रमोद सावंत बने हैं और उसके बाद लगातार यही जो है सो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का भी जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। गोवा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो था मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया और इस मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। मांडवी नदी को गोवा का जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि मांडवी नदी के किनारे ही गोवा की राजधानी पणजी बसा हुआ है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी का पुराना नाम जो है मोरलेम अभ्यारण्य, ये कहाँ है? गोवा में है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है साहब? तो हम लोगों को ध्यान देना है किसके साथ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहब सऊदी अरबिया, सऊदी अरब के साथ। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ। याद रखिएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो एनएसडीसी का जो पूर्ण रूप होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूर्ण रूप होता है। और इसका साथ समझौता जो किया है सऊदी अरब किया है। तो अगर पूछा जाएगा इसकी राजधानी कहाँ है तो रियाल, और इसका मुद्रा क्या है तो मुद्रा भी क्या हो जाएगा? सऊदी रियाल इसका मुद्रा हो जाएगा।
इसके अलावा याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो होने वाला है जिद्दा में होने वाला है, जो कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। और इसके अलावा भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास होता है। इस बात को याद रखिएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो याद रखिएगा अल मोहद अल हिंदी युद्धाभ्यास अभी हाल ही में 2023 में हुआ भी है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को सऊदी अरब से ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ियों मिचेल स्टार्क को कितने करोड़ में खरीदा गया है, कितने करोड़ में। आईपीएल के इतिहास में इतना महंगा खिलाड़ी कोई नहीं हुआ है। और ये कहाँ, किस देश का खिलाड़ी है साहब, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मिचेल स्टार्क किस देश का खिलाड़ी है जो इतने महंगे बिके हैं और इनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में काफ़ी बेहतर रहा था। इस बात को ध्यान में रखना, कितने करोड़ में खरीदा गया है, जो अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक रुपया है। तो याद रखिएगा साहब 24.75 करोड़, कितना हो जाएगा, 24.75 करोड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, इस बात को जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। तो मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कौन खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदी है। और दूसरे स्थान पर जो है सबसे अधिक बिकने वाले वो है पेंट कॉम्सन है। ये कहाँ के हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये 20.5 करोड़, सही कर लीजिएगा साहब, इसको 20.5 करोड़ में ये बिके हैं, दूसरे स्थान पर ये। और इसका जो नीलामी हुआ है कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। इसका नीलामी जो हुआ है दुबई में हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है मिचेल स्टार्क, ये है मिचेल स्टार्क जो सबसे महंगे खिलाड़ी हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इतना महंगा बिका है, कहीं उस दिन बुखार लग गया ना, बस हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, बस कोलकाता नाइट राइडर्स का पानी जो है ना, पानी में चला जाएगा पैसा। कहीं बुखार आ गया, सर्दी हो गया, मलेरिया जुकाम धर लिया तो गया इसका 24.75 करोड़। उसके बाद देखिएगा आईसीएआर ने भारत का जीडीपी दर चालू वित्त वर्ष में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो याद रखिएगा साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.5%, 6.5% याद रखिएगा साहब, चालू वर्ष में ये हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, इस बात को आप लोगों को बोलना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश पिछड़ी जाति वर्ग का जनगणना करने वाला पहला राज्य बनेगा। ऐसे पूछा जाएगा जातिगत जनगणना या आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य, तो याद रखिएगा साहब कौन है, बिहार है। इस बात को याद रखिएगा। और आप ये बताइएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने की है वो अपना रिपोर्ट किस तारीख को सौंपी थी, इस बात को आप ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो। चलिए कि बिहार सरकार कब अपना आर्थिक जो रिपोर्ट जनगणना करवाई थी, आर्थिक जनगणना, उसका रिपोर्ट कब सौंपी थी या कब जारी की थी, इस बात को जरूर आप लिखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में गठित किया गया था। 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और जिसके बाद जो है सो भाषा आयोग का पुनर्गठन हुआ। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, भाषा आयोग का जो पुनर्गठन हुआ था भाषा आयोग का 1953 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे। इसीलिए करके इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली आयोग कहा जाता है। और ये अपना जो है सो रिपोर्ट 1955 में छापते हैं, 1955 में। और 1956 में जाकर के फिर राज्यों का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। इस बात को याद रखिएगा। जिसके बाद 14 राज्यों का निर्माण किया जाता है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य, सबसे बड़ी अगर लंबी सीमा समुद्रों के साथ है तो वो आंध्र प्रदेश का है दूसरे स्थान पे। तो आप लोगों को बोलना है कि प्रथम स्थान पर कौन है जो सबसे लंबी जो है सो समुद्र तटीय सीमा भारत की राज्य बनाती है। इस बात को कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे कि कौन से राज्य है, क्योंकि जो बातें आप कमेंट में लिख देते हैं वो बातें आप जल्दी भूलते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा IMF
IMF के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है? वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है बताइएगा साहब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक रिपोर्ट में, इसका आंसर हो जाएगा साहब वैश्विक रिपोर्ट का 16%। 16% हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा 16%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कि अगर अब जारी कौन किया है? जारी किया है IMF। कौन किया है? IMF। तो IMF का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है IMF का। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस बात को आप लोगों को कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट हमारा है 33वें व्यास सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? 33वें व्यास सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है साहब? आपको आंसर देना है। तो आप समझिएगा कि बिरला के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। एक आपका सरस्वती पुरस्कार, एक आपका बिहारी पुरस्कार और एक आपका व्यास पुरस्कार। तो ये जो व्यास पुरस्कार है ये 33वें नंबर का व्यास पुरस्कार है और 33वें नंबर का है। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको आंसर बोलना है साहब। तो आंसर इसका हो जाएगा पुष्पा भारती। आंसर हो जाएगा इसका पुष्पा भारती। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका तस्वीर पुष्पा भारती का। तो याद रखेंगे पुष्पा भारती। अगर पूछा जाएगा साहब इन्हें किस पुस्तक के लिए, ये इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यादें और यादें के लिए, यादें और यादें इन्हीं किताब के लिए इन्हें जो है सो व्यास सम्मान, यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया। इस बात को याद रखिएगा साहब। और शिवा शंकरी जो है आपको पता है कि सूर्यवंशम के लिए इन्हें जो है सो सरस्वती सम्मान दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा साहब, सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? मतलब ये गेलफू जो शहर है किस देश में है? तो इस बात को बोलना है साहब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भूटान। इसका आंसर हो जाएगा भूटान हो जाएगा। और भूटान के राजा शासक कौन है? तो याद रखिएगा नामग्याल वांगचुक। क्या नाम है? नामग्याल वांगचुक हैं। और ये भी हाल ही में भारत के 8 दिवसीय दौरा में आए हैं और भारत के साथ कई समझौता हुआ है। जिस समझौता में भूटान के गेलफू से लेकर के असम तक एक रेल लिंक बनाया जाएगा। रेल लिंक का समझौता हुआ है। इसके अलावा सिक्किम के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भूटानी विद्यार्थी के लिए जो है सो सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। और जो गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना है भूटान का, उसमें जो है सो भारत क्या करेगा? सहयोग करेगा। और भी कई समझौताएं हुए, इस बात को याद रखिएगा। मंथली मैगजीन में ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा इसका राजा कौन है? तो राजा याद रखेंगे नामग्याल वांगचुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नामग्याल वांगचुक को। ठीक है साहब, इतना बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। और ये कितने दिन के दौरे पर भारत अभी हाल ही में आए हैं? तो आज याद रखिएगा 8 दिवसीय दौरे पर आए हैं। भूटान की राजधानी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछा जाएगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो क्या बोलेंगे हम लोगों को बोलना है कि अब भूटान। किसे कहा जाता है? भूटान कहा जाता है। भूटान को कहा जाता है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर पूछा जाए मुद्रा इसकी क्या है साहब, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुद्रा इसका क्या है भूटान का। इतनी बात। देखिए ये सारे सवाल हम इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि 4-5 सवाल अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो वो बातें आपको याद रहेगी और वो जल्दी आप भूलिएगा नहीं। बाकी आपकी मर्जी कमेंट करना या नहीं करना। हमारा काम है कि आपको बेहतर से बेहतर करने का, लेकिन आप खुद नहीं होना चाहते हैं तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए अगला है कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी
कहाँ के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं साहब, इस बात का आंसर जवाब देना है। तो याद रखिएगा साहब, याद रखिएगा कि अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी अभी 26 जनवरी 2023 में, 26 जनवरी 2023 में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपको पता है कि हर वर्ष हमारा एक परंपरा है कि हम अपने मुख्य अतिथि को 26 जनवरी के परेड में बुलाते हैं, और 2024 में जो बुलाए जाएंगे, कौन आएंगे, वो है जो बाइडन। कौन आएंगे, जो बाइडन। जो बाइडन जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो यूएसए यानी अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं। 2024 के गणतंत्र दिवस पर इन्हें आमंत्रित किया गया है। ठीक है साहब। तो एक सवाल अब से और पूछा जाता है कि 9 जनवरी को आपको बताए थे कल क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो 2023 में जो 9 जनवरी को मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस, इस दिवस पर कौन व्यक्ति जो थे मुख्य अतिथि थे, कौन व्यक्ति थे जो मुख्य अतिथि थे, इस बात को आपको कमेंट में लिखना है साहब, कौन मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट साहब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब मिस्र। मिस्र के ये तीसरी बार जो है सो जा करके राष्ट्रपति बने। इतना पॉइंट हमको लोगों को ध्यान में रखना है। अब मिस्र की बात आई तो याद रखिएगा 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, इसके अब्देल फतह अल सीसी थे। इसके अलावा मिस्र जो है अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया गया। तो पूछा जाएगा मिस्र निम्नलिखित में से भारत के किस व्यक्ति को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से पुरस्कृत किया, तो याद रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए राष्ट्रपति से, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था ना मिस्र का, वो 4 वर्ष का था, परंतु अब क्या किया अब्देल फतह अल सीसी, इस 4 वर्ष को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया है। 4 वर्ष को बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया है। और इसके अलावा इसके संविधान में, मिस्र के संविधान में था कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, ये केवल 2 बार ही मिस्र के राष्ट्रपति बन सकते हैं, केवल 2 बार ही मिस्र के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अब्देल फतह अल सीसी क्या संविधान में परिवर्तन करके, संविधान संशोधन करके ये क्या कर दिया, ये 2 बार का जो प्रावधान था इसको हटा दिया, और हटाने के बाद ये तीसरी बार जाकर के बन गए। क्योंकि 2 बार ये बन चुके थे, अगर ये संविधान लागू रहता तो ये तीसरी बार नहीं बन पाते। इसी लेकर के अपने संविधान में संशोधन कर दिए, और संविधान में संशोधन करके ये तीसरी बार जो है सो इस प्रावधान को हटा करके तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए। इस बात को याद रखिएगा। और जो कार्यकाल होता था राष्ट्रपति का 4 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष इन्होंने कर दिया। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा साहब कि एक देश और भी है जो अपने यहाँ जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 4 वर्ष था, और उस 4 वर्ष से बढ़ा करके वो 7 वर्ष कार्यकाल का कर दिया। उस देश का क्या नाम है साहब, आपको बताना है, और उसकी राजधानी हम बता देते हैं कि उसकी राजधानी अस्ताना है। अब आप बताइएगा हमें कि किस देश की राजधानी अस्ताना है, और वहाँ का जो कार्यकाल राष्ट्रपति का है 4 वर्ष से बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया है। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नील नदी का बहाव कहाँ पर है, मिस्र है। तो आपको पता है कि नील नदी कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है, और ये निकलती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से। कहाँ से निकलती है नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है। इस बात को याद रखेंगे। और नील नदी को मिस्र का देन किसे कहा जाता है, तो नील नदी को मिस्र का देन कहा जाता है। सुएज नहर कहाँ अवस्थित है, मिस्र में, और मिस्र में अवस्थित है। और सुएज नहर जोड़ता किसे है, तो याद रखिएगा लाल सागर को, सुएज नहर जो है लाल सागर और किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिस्र देखने के लिए मिलेगा, और इस तरह से इधर सऊदी अरबिया, ओमान वगैरह इस तरह देखने के लिए मिलेगा। और ये बीच में जो है ये सुएज नहर, ये हो गया सुएज नहर, इधर हो गया आपका लाल सागर, ये हो गया आपका लाल सागर, और इधर देखिएगा तो ये हो गया आपका भूमध्य सागर। तो इसका मतलब है सुएज नहर किसको जोड़ रहा है, लाल सागर को, और किसको जोड़ रहा है, भूमध्य सागर को। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा नील नदी पर एक बांध अवस्थित है जिसका नाम है आसवान बांध। क्या नाम है, आसवान बांध। और मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ADB जिसको बोलते हैं, इसका नया सदस्य जो बन चुका है वो मिस्र बन चुका है। नया सदस्य जो है वो मिस्र बन चुका है। और इसके अलावा ब्रिक्स का जो 6 सदस्य नया देश बना है उसमें भी मिस्र शामिल है। जो 6 ब्रिक्स का नया सदस्य देश बना है उसमें भी कौन, मिस्र शामिल है। इस बात को याद रखेंगे। बात आई NDB की, तो NDB के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डेल्मा रॉसेफ है। कौन है, डेल्मा रॉसेफ। और ADB का मुख्यालय कहाँ है साहब, तो याद रखिएगा मनीला, याद रखिएगा साहब मनीला। ठीक है, और मनीला
कहाँ की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस के मनीला से एक पुरस्कार जारी किया जाता है जिसका नाम है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो बताइएगा अभी हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया है? ये आपको पढ़ाए हुए करंट अफेयर में, मंथली करंट अफेयर में, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आपको 5-10 सवाल जानबूझ के छोड़ रहे हैं ताकि आप चाहे तो याद किए हैं तो लिखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, या फिर अगर आपको याद नहीं हो तो आप उत्सुकता बनाएंगे सीखने का, या मतलब खोजने का, सीखने का प्रयास करेंगे। इसी लेकर के ये डाला जाता है। अगर आपको लगे कि सीखना है तो आप खोज करके ज़रूर आंसर दीजिएगा, या याद हो तो ज़रूर लिखिएगा। अगला सवाल है कि छठा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा साहब? छठा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, ये कहाँ इसका आयोजन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इस बात को याद रखेंगे। और बात आई छठा यूथ गेम्स की। छठा यूथ गेम्स तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो खेलो इंडिया गेम, इसी को बोलते हैं खेलो इंडिया गेम्स। और पहला बार जो हुआ था 2018 में हुआ था। और कहाँ हुआ था साहब? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था साहब? नई दिल्ली में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। और इसके अलावा ये देखिए छठा है तो पूछा जाएगा फिफ्थ जो हुआ था, पाँचवा जो हुआ था, कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था साहब। एमपी में हुआ था। और इसमें पूछा जाएगा विजेता कौन था, यानी प्रथम स्थान पर कौन रहा? विजेता बोलिए या प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो याद रखिएगा साहब, महाराष्ट्र रहा था। कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। इतना पॉइंट याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा चौथा कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के पंचकुला में हुआ था साहब। इस बात को याद रखेंगे, हरियाणा के पंचकुला में चौथा हुआ। जबकि छठा अभी जो होगा ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया? कौन सा देश है जो भारतीय सशस्त्र सेना को, भारतीय आर्मी को जो है सो गोल्डन आउल से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे साहब, याद रखेंगे इसका श्रीलंका जो है सो सम्मानित किया है। जबकि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो जो मालदीव में भारतीय सेना ड्यूटी दे रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है मालदीव सेनाओं को, तो नए राष्ट्रपति जो मालदीव के बने हैं वो बोला है कि भारत से क्या कर दिया जाए, मालदीव से भारतीय सेना को बाहर किया जाए, बाहर वापस ले जाए। और भारत सरकार को बाकायदा इन्होंने आवेदन भी किया है कि आप, रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपनी सेना को ले जाइए, हमें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति बोले। तो याद रखिए कि मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको बोलना है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। याद रखिएगा साहब, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नाम हम बता देते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये बताना है कि किसे हरा करके ये बना है। तो मुइज़्ज़ू, इसका क्या नाम है? मुइज़्ज़ू इसका जो है सो राष्ट्रपति नया बना है। और पूछा जाएगा किसको हरा करके बना है, इससे पूर्व कौन थे? तो आपको बोलना है साहब इससे पूर्व कौन थे। चलिए इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात आई श्रीलंका की। तो याद रखिएगा सब, अभी हाल ही में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023 किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रानिल विक्रमसिंघे नाम है। श्रीलंका में अभी आपको पता है कि खाद्य आपातकाल कुछ दिन पहले लगा था, जिसके कारण वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब भाग गए थे। भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर 228 विमान दिया, इस बात को याद रखेंगे। एशिया कप 2023 का जो उप विजेता बना है श्रीलंका बना है, जबकि विजेता जो बना है कौन बना है? भारत बना है। जबकि विजेता जो बना है भारत बना है। पाक जल संधि किसके बीच है? याद रखिएगा साहब, भारत एवं श्रीलंका के बीच। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच। और पटाना घास का मैदान अगर पूछा जाए कहाँ है साहब, तो याद रखिएगा पटाना घास का जो मैदान है वो जो है श्रीलंका में है। हम जानबूझ के प्रयास करते हैं कि आपके लिए हर सवाल एक बताएं और एक सवाल आपके लिए छोड़ के जाएं, तो ताकि आप हर 15 सवाल अगर हम करवाते हैं और 15 सवाल हम करवाते हैं और 15 सवाल आपसे पूछ देते हैं, तो इसका मतलब हुआ एक दिन में आप 30 सवाल कर रहे हैं साहब। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में आप 30 सवाल कर रहे हैं। तो एक सवाल फिर हम छोड़ दे रहे हैं, आप बताइएगा साहब। आपको बताना है कि
वर्गस जो है कहाँ का स्थानीय पवन है, इस बात को बताना है। वर्गस कहाँ का स्थानीय पवन है। चलिए नेक्स्ट साहब, नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया साहब। बिल्कुल एकदम आनंद, ब्याह करिएगा साहब आनंद आएगा ही ब्याह में, तो याद रखिएगा आनंद, ब्याह करिएगा तो आनंद आएगा ही आएगा। और ये ब्याह अगर जम्मू कश्मीर में हो जाए तो काफ़ी और आनंद आएगा, क्योंकि ठंडा प्रदेश है और कहा जाता है कि ठंडा प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में पता ही है आपको, वहाँ के लोग सेब के जैसा होते हैं। अगर आनंद विवाह हुआ और कहाँ हुआ आपका विवाह, जम्मू कश्मीर में हुआ, तो बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए जम्मू कश्मीर की बात आई तो आपको पता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने 370 धारा जो सरकार हटा दी है, इसको हटाने को इन्होंने क्या सही ठहराया है कि 370 धारा हटना चाहिए। और 370 और 35 का ये सुप्रीम कोर्ट भी इसका समर्थन किया है कि हटना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि 370 और 335 से केंद्र सरकार के द्वारा कब हटाया गया, तो एक याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार इसको ख़त्म कर दिया था। और 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हो जाएगा अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे साहब, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहला स्थान पर कौन रहा। मतलब खाद्य पदार्थ में मिलावट, जैसे कि आप सरसों के तेल में देखते हैं दूसरा चीज़ मिला होता है, तो उसी तरह से मिलावट के मामले में पहला स्थान कौन रहा है साहब। तो याद रखिएगा इसके पहले स्थान में जो रहा है वो रहा है आपका हैदराबाद। कौन रहा है साहब, हैदराबाद रहा है। इस बात को याद रखेंगे, हैदराबाद रहा है। बात आई हैदराबाद की तो याद रखेंगे कि 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद में बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसकी ऊंचाई 216 फीट है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसकी ऊंचाई जो है 216 फीट है, ये कहाँ बनाया गया, हैदराबाद में बनाया गया है। तो आपको बताना है साहब कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है, ये किसकी प्रतिमा है, इस बात को आपको बताना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। आपको पता है कि हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम, जिसका नाम था निज़ाम मुल्क, वो कह रहा था कि ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमें एक स्वतंत्र देश बनना है। तो हमारे गृह मंत्री और हमारे जो है सो प्रधानमंत्री ये दोनों मिल करके ऑपरेशन पोलो चलाए और ऑपरेशन पोलो के तहत एकदम मार पीट करके पूरा जो है सो हैदराबाद के निज़ाम को मिलाया गया। तो पूछा जाएगा हैदराबाद के निज़ाम को किस प्रकार से भारत में मिलाया गया, तो याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। इस बात को याद रखिएगा। और पूछा जाएगा संविधान सभा में कौन सा देशी रियासत भाग नहीं लिया था, तो याद रखिएगा हैदराबाद भाग नहीं लिया था। और पूछा जाएगा कौन सा शासक भाग नहीं लिया था, तो याद रखिएगा साहब निज़ाम मुल्क ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। याद रखिएगा साहब इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है हाल ही में किस राज्य के मानकुराद आम को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य के मानकुराद आम को जीआई टैग दिया गया है साहब। इस बात का जवाब क्या होगा साहब, आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साहब गोवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा साहब गोवा। तो अब बात आई जीआई टैग की, तो याद रखिएगा बिहार के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जर्दालू आम को मिला हुआ है, जर्दालू आम को मिला हुआ है, कतरनी चावल को मिला हुआ है, मगही पान को मिला हुआ है, सिलाव के खाजा को मिला हुआ है, मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है, इसके बाद मंजूषा चित्रकला को मिला हुआ है, मर्चा धान को मिला हुआ है, ये सब बातें हम लोगों को साहब ध्यान में रखना है। और मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है इसको भी मिला हुआ है साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, बिहार के जो वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग भी इसमें शामिल है। और 2023 में बताइएगा कि किस मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कलाकार को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, इस बात को आपको कमेंट में लिखना है।
चलिए साहब, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं साहब, इस बात को आपको जवाब देना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, तेलंगाना में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, इन सारे राज्यों में, और मिजोरम में हुआ था, इन सारे राज्यों में हाल ही में चुनाव हुआ था। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुदेव सहाय। विष्णुदेव सहाय ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो गए। और रमन सिंह जो हो गए ये छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भी रहे हैं, और अभी जो है ये विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं छत्तीसगढ़ के, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि मदन लाल शर्मा कहाँ के सीएम बने हैं, तो याद रखिएगा साहब राजस्थान के। कहाँ के सीएम बने हैं? राजस्थान के सीएम बने हैं। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, इस तरह से आपका जो आज का डेली का करंट अफेयर था वो आपका समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर लगा होगा यह सीरीज, और प्रयास करिए जो भी चीज़ें आपको दिया जा रहा है पर डे के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन याद करने का, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।